तो स्टूडेंट मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम के पॉलिटिकल साइंस की जो कंपैरेटिव वाली पॉलिटिकल साइंस है सेमेस्टर थर्ड के यूनिट नंबर थर्ड के बारे में। तो जैसा कि बहुत सारे कमेंट मेरे पास आए थे कि सर सेमेस्टर थर्ड की वीडियो बना दीजिए यूनिट थर्ड की। तो यूनिट थर्ड की ये वीडियो होने वाली है जिसमें संसदीय और अध्यक्षात्मक व्यवस्था के बारे में बताया जाएगा, यूके और यूएसए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया कि 101% आपको वीडियो देखने के बाद में कल का जो आपका एग्जाम है वो बहुत अच्छा होने वाला है। जितनी भी यूनिट मैंने आपको बनाई है वो सारी यूनिट आप देख लीजिए और उसी के बिहाफ पर आपको जो है एग्जाम के अंदर सबको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आता है संसदीय प्रणाली। अब संसदीय प्रणाली की कुछ विशेषताएं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कि संसदीय प्रणाली में क्या होता है, नाम मात्र और वास्तविक कार्यकारी। यानी कि राष्ट्रपति या सम्राट नाम मात्र अर्थात यानी कि डी ज्यूरिक कार्यकारी है और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है। तो बताया जाता है कि जो राष्ट्रपति है वो क्या नाम मात्र का मुखिया होता है। ठीक है, नाम मात्र का। और जो वास्तविक कार्यपालिका है, जो सारा कार्य कौन संभालेगा, वो प्रधानमंत्री। ठीक है, अब राष्ट्रपति या फिर मोनार्क राज्य का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, जो संसद के अधिकांश कार्यकारी अधिकारों और जिम्मेदारियों का प्रयोग करता है। जहां तक दोनों के बीच शक्तियों के विवरण का प्रश्न है तो इसे भारत के मामले में संविधान द्वारा परिभाषित किया गया है, जबकि इंग्लैंड में इसे विभिन्न सम्मेलनों के संचालन के लिए छोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, संसदीय प्रणाली की कुछ विशेषताओं की। तो पहली विशेषता ये होती है संसदीय शासन प्रणाली में कि यहाँ पर जो वास्तविक कार्यकारी होता है वो कौन होता है, वो प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का मुखिया होता है। के बाद में हम बात करेंगे बहुमत दल का शासन। देखो, संसद के निचले सदन में अधिकांश सीटों को प्राप्त करने वाला दल जो है सरकार बनाता है। अब राज्य का जो मुखिया होगा वो राष्ट्रपति या कोई सम्राट सरकार के प्रमुख यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और वह मंत्रियों के परिषद के साथ राष्ट्रपति और सम्राट के नाम पर महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेते हैं। ठीक है, यानी कि जिसको प्रधानमंत्री बनाया गया वो इनके आधार पर जो है राष्ट्रपति और सम्राट के नाम पर महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। अल्पसंख्यक या गठबंधन सरकारों के मामले में यह थोड़ा अलग होगा और राष्ट्रपति उस समय क्या होगा, सरकार को बनाने के लिए एक व्यक्ति को आमंत्रित करने का विवेक रखता है और राज्य का मुखिया शासन करता है। उसके बाद में हमारा इसका जो दूसरा पॉइंट है वो है आपका सामूहिक जिम्मेदारी। अब इसमें क्या है, देखो सामूहिक जिम्मेदारी में यह संसदीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मंत्रालय यानी कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो संसद के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होता है और उसे सत्ता में बने रहने के लिए विधायिका द्वारा पारित अपनी सभी नीतियों निर्णयों को प्राप्त करना होगा। इसका अर्थ यह कि सरकार तब तक सत्ता में बनी रहती है जब तक कि वह सदन का विश्वास प्राप्त नहीं कर लेती है और ये अविश्वास प्रस्ताव पारित करे उसे पद से हटाया जा सकता है। ये 11वीं क्लास के अंदर आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, तो इसमें आप सामूहिक जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद में आपका मंत्री विधायक और कार्यपालिका दोनों के सदस्य। देखो, इसका अर्थ है कि दोनों के बीच कोई अलगाव नहीं है, कोई भी मतभेद नहीं है। विधायिका से कार्यपालिका उभरती है, संसद में बहुमत का आनंद ले रहे दल का नेता प्रधानमंत्री बन जाता है। मंत्री के रूप में किसी भी गैर सदस्य की नियुक्ति के मामले में उसे निश्चित अवधि के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा। अब उसके बाद में यहाँ पर जो अगर क्वेश्चन आपका पूछा गया अध्यक्षात्मक प्रणाली से आप क्या समझते हैं, तो अध्यक्षात्मक प्रणाली आप क्या है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। अध्यक्षात्मक प्रणाली का मतलब क्या होता है कि राज्य के प्रमुख और सरकार के प्रमुख एक ही प्राधिकरण में राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई राज्य के अंदर जो है वहां का प्रमुख अलग है, पूरे देश के अंदर उसका प्रमुख अलग है, बल्कि इसके अंदर एक ही है। राष्ट्रपति देश का प्रशासन करने के लिए अपने मंत्रियों या कैबिनेट की नियुक्ति करते हैं। और उसके बाद इसकी कुछ प्रमुख जो है विशेषताएं। विशेषता क्या है, देखो संसदीय प्रणाली के विपरीत नाममात्र कार्यकारी और वास्तविक कार्यकारी के बीच में कोई अंतर नहीं होता यहाँ पर, क्योंकि राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होने के साथ साथ सरकार का भी प्रमुख वही होता है। हमने ऊपर संसदीय में क्या पढ़ा, हमने उसमें पढ़ा कि भाई राष्ट्रपति क्या होगा, देश का प्रमुख होगा, सरकार का प्रमुख जो होगा प्रधानमंत्री होगा। परंतु इसमें ऐसा नहीं है, इसमें राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होगा और राष्ट्रपति सरकार का भी प्रमुख होगा और सभी कार्य उसके द्वारा किए गए अपने निर्णय पर ही किए जाएंगे। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इस प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका के बीच में रिश्तों शक्तियों का जो स्पष्ट जो पृथक्करण है और कार्यपालिका का सदस्य विधायिका का सदस्य नहीं हो सकता, यानी कि दोनों अलग अलग है। विधायिका की भी किसी भी कार्यवाही में कोई भाग नहीं ले सकते, दोनों शाखा एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र है और जो आपकी संसदीय शासन प्रणाली है उसके अंदर ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति अपने स्वयं के नियुक्त अधिकारियों की मदद से देश को चलाता है, जिसे कैबिनेट कहा जाता है। कैबिनेट के सदस्य उसके लिए जिम्मेदार होते हैं और राष्ट्रपति की सहमति से कार्यभार संभालते हैं। मंत्री अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जिम्मेदार नहीं है। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में विधायक विभिन्न सरकारी विभागों के कामकाज की जांच के लिए कुछ जांच समितियों का गठन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका इसके अंदर है कि संसदीय प्रणाली में आमतौर पर सभी मंत्री एक ही है राजनीतिक दल के होते हैं और जिनका संसद में बहुमत होता है।
केवल गठबंधन सरकारों के मामले में जब कोई पार्टी संसद में बहुमत हासिल नहीं करती है तो कैबिनेट में विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप पॉइंट दिखाए गए हैं कि अमेरिका में और ब्रिटेन में किस तरीके से अलग अलग, देखो लिखित संविधान है, सम्मेलनों के आधार पर लिखित संविधान है, रिपब्लिक लोकतंत्र है, संवैधानिक राष्ट्र, संवैधानिक के अनुसार संविधान की भी चलेगी और राजा की भी चलेगी, सरकार की संघीय व्यवस्था है, एकात्मक प्रणाली है, एक ही बंदा है वो चलाएगा शासन। यहाँ पर क्या है, संघीय व्यवस्था का मतलब क्या है कि देश में अलग और राज्य में अलग दो प्रकार के शासन, राष्ट्रपति प्रणाली, संसदीय प्रणाली, अधिकारों का विभाजन है और शक्तियों का पृथक्करण नहीं है, इसके अंदर अधिकार बांटे गए, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, दो पार्टी प्रणाली होती है और ये मिश्रित दल व्यवस्था होती है। संवैधानिक राजतंत्र की बात करते तो देखिए संवैधानिक वर्चस्व वाले देशों में राष्ट्रपति की शक्ति संविधान में स्पष्ट रूप से बताई गई है। ब्रिटेन इस मामले में एक अनूठा मामला है जहां पे सम्राट की शक्तियां कहीं नहीं लिखी गई और संसद के किसी भी अधिनियम ने कभी भी सम्राट की शक्तियों को रेखांकित नहीं किया। 1688 की गौरवशील क्रांति के पहले मोनार्क के पास लगभग सभी शक्तियां थी, यानी कि जो राजा था, यानी कि जो राष्ट्रपति था, उसके पास में सभी शक्तियां थी। लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया ने अपनी शक्ति में गिरावट और प्रधानमंत्री हाउस ऑफ कॉमन को शक्तियों का हस्तांतरण किया। फिर प्रधानमंत्री सभी शक्तियों को संभालने वाला सरकार का प्रमुख बन गया और राजा को राज्य का प्रमुख बना दिया गया। तो यहाँ पे क्या होगा, संवैधानिक राजतंत्र में क्या होगा, संविधान की भी चल रही है और राजा की भी चल रही है। तो इसमें क्या बोला गया, प्रधानमंत्री को तो क्या होगा, शक्ति संभालने वाला सरकार का प्रमुख बना दिया और जो राजा होगा उसे क्या बना दिया जाएगा, उसे राज्य का प्रमुख बना दिया जाएगा। अब मोनार्क समर्थन करते हुए जो है वो अपनी तीन शक्तियों को दर्शाते हैं, परामर्श करने का अधिकार है, प्रोत्साहित करने का अधिकार है, चेतावनी देने का अधिकार है। तो प्रधानमंत्री क्राउन को प्रशासन के सभी मामले कार्यकारी कार्यवाही और संसद की कार्यवाही से बनाकर रखता है, यानी कि इसके पास में ये अधिकार है, यानी कि ये शक्तियां इसके पास में है कि वो परामर्श करने का अधिकार रखता है, प्रोत्साहित करने का अधिकार रखता है, चेतावनी देने का अधिकार रखता है। इसके बाद में आता है एकात्मक प्रणाली से आप क्या समझते हैं। अगर पूछ ले एकात्मक प्रणाली तो आप बताएंगे जहां पर पूरी शक्ति एक ही इकाई में केंद्रित है और शक्तियों का कोई विभाजन नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई शक्ति जैसे सरकार के तीन प्रमुख अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ऐसे अलग अलग बांटा गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे शक्तियों का विभाजन सिर्फ एक ही होता है। अगर प्रशासनिक सुविधा के लिए कुछ क्षेत्रीय और स्थानीय इकाइयों का निर्माण किया जाना चाहिए तो वो केंद्र सरकार द्वारा बनाई जा सकती है। केंद्र सरकार सभी शक्ति का उत्पादन करती है और यह अपने विवेक से है कि छोटी शक्तियों को अन्य अधिनित्य इकाइयों को समर्पित किया जाए या नहीं किया। ये इकाई भी स्वायत्त या दूसरे में आनंद नहीं लेती है जो केंद्र सरकार की दया पर मौजूद है। तो ये एकात्मक प्रणाली है आपकी, जिसमें मैंने क्या बताया आपको कि शासन की पूरी शक्ति वो इकाई में केंद्रित है। ठीक है, शक्तियों का कोई भी विभाजन यहाँ पर नहीं है। अब अगर पूछ लिया जाए मिश्रित दल व्यवस्था क्या है, तो राजनीतिक दल किसी भी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली का एक अनिवार्य भाग है और 1930 के दशक से ब्रिटेन में दो दल व्यवस्था कायम रही है। यह अन्य दलों के अस्तित्व को खारिज नहीं करता। दो प्रमुख राजनीतिक दलों यानी कि लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी की उपस्थिति के अलावा छोटे और तीसरे दलों के उदय ने 1970 के दशक में स्कॉटिश नेशनल पार्टी और लिबरल डेमोक्रेट्स, यूके इंडिपेंडेंस जैसी पार्टियों का जो है उदय हुआ। तो यहाँ पर क्या है, मिश्रित दल। मिश्रित दल का मतलब क्या है कि मतलब मिले जुले, यानी कि बहुत सारे दल यहाँ पर एक से अधिक होते हैं। ठीक है, अब इसमें लास्ट है आपका अमेरिकी व्यावसायिक प्रणाली। इसमें क्या होता है कि सरकार के संसदीय स्वरूप के विपरीत सरकार का अध्यक्षात्मक रूप दुनिया में लोकतांत्रिक व्यवस्था के अल्पसंख्यक ग्रुप का प्रतिनिधित्व करता है। यह आपका इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि कल के पेपर में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि अमेरिकी राष्ट्रीय प्रणाली की जो कुछ विशेषताएं हैं वो बताइए आप। तो इसकी विशेषता यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहली विशेषता क्या है इसमें कि लिखित संविधान है। दुनिया के अन्य सभी संघीय गठनों की तरह यूएस में भी क्या है, एक लिखित संविधान है। और 1787 के फिलाडेल्फिया कन्वेंशन का परिणाम यह है कि इस कन्वेंशन ने एक संविधान दिया था जिसमें 7 अनुच्छेद थे। उसमें से प्रमुख सरकार के 3 अंग कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति, विधायिका और सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कांग्रेस और न्यायपालिका के रूप में अन्य संघीय राज्यों से संबंधित है। तो पहला पॉइंट इसमें क्या है, इसकी विशेषताओं में लिखित संविधान है। दूसरा इसमें पॉइंट है शक्तियों और जांच और संतुलन को पृथक करना। पृथक का मतलब होता है अलग अलग करना। शक्तियों के जांच और संतुलन के पृथक्करण का सिद्धांत अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली का केंद्रीय मूल्य है। सत्ता स्पष्ट रूप से सरकार की 3 शाखाओं यानी कि विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में वितरित की जाती है। जो सत्ता की जो सरकार जो है वो शाखाओं को कितने भागों में बांटेगी, 3 भागों में, एक तो विधानमंडल में, एक कार्यपालिका में और एक न्यायपालिका के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपका संघीय व्यवस्था। अब इलियट बर्नर ने बोला है सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच शक्ति को विभाजन करने के लिए एक संवैधानिक तंत्र के रूप में संघवाद को परिभाषित करता है ताकि संघीय इकाई कुछ क्षेत्रों में सहमत नियमों के अनुसार शक्ति को साझा कर सके, यानी कि बांट सके शक्तियों को। ठीक है, और समय कुछ नीति क्षेत्रों पर संवैधानिक रूप से गारंटीकृत स्वायत्तता का आनंद ले सके। तो ये हमारा संघीय व्यवस्था का इसका पॉइंट। उसके बाद में आता है आपका सरकार का राष्ट्रपति पद। अब इसमें क्या बोला गया है कि जो अमेरिका है संविधान सरकार के एक राष्ट्रपति के रूप में प्रदान करता है। इसमें राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होगा और सरकार का प्रमुख
दोनों हो सकता है, यानी कि इसमें बोला गया कि राष्ट्रपति जो है वो सरकार का भी और राज्य का भी दोनों का प्रमुख हो सकता है। उन्हें सीधे 4 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। फिर आता है आपका द्विसदनीय विधानमंडल। अब ब्रिटेन की तरह यूएस में भी क्या है, द्विसदनीय विधायिकाएं हैं, जैसे प्रतिनिधि सभा, निम्न सदन और उच्च सदन, जैसे हमारे भारत में भी है। ठीक है, अब उन्हें कांग्रेस नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कांग्रेस नाम से जाना जाता है। विभिन्न लोकतांत्रिक प्रणालियों के अन्य ऊपरी सदनों के विपरीत सीनेट को दुनिया में शक्तिशाली उच्च सदन माना जाता है। सीनेट यानी कि इसको भी, जैसे हमारे में पार्लियामेंट है जिसको सीनेट बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें प्रतिनिधि सभा में प्रत्येक राज्य से कम एक सदस्य होने की शर्त होती है। अब इसमें कुछ निर्वाचित सदस्यों की संख्या बताई गई है 435। सीनेट की संरचना सभी राज्यों के समान प्रतिनिधित्व के संघीय सिद्धांत को दर्शाती है। प्रत्येक राज्य में 2 सीटें हैं, कुल मिलाकर 100 सीटें। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, इसके पॉइंट याद करने हैं, जिससे कि आपको अपने एग्जाम में लिखते समय आपको ये पॉइंट्स याद रहे और आप इसके बारे में थोड़ी चीजें लिख सकें। इस यूनिट के अंदर आपको सिर्फ यही, आपको जो मैंने पॉइंट बताए हैं, आपको इनको ओवरव्यू कर लेना है। इनको अगर आप ओवरव्यू कर लेंगे, एक बार आप वीडियो को देख लेंगे, तो कल के एग्जाम के लिए आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। आपको मैं पहली एडवाइस दे रहा हूं कि कोई भी बच्चा सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आधार पर पेपर देने ना जाए, क्योंकि अगर आपने ये पूरा लेसन और अच्छी तरीके से समझ लिया तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप कुछ भी लिख कर आएंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। बट अगर आप कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह एक रट्टा कर जा रहे हैं और उसके बाद में वो क्वेश्चन नहीं आया, तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।